नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष बीए प्रोग्राम का हिंदी का मौखिक साहित्य और उसकी परंपरा का दूसरा शीर्षक का चौथा उपशीर्षक लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें लोक नाट्य का उद्भव एवं स्वरूप के बारे में आज मैं आपके समक्ष अपनी वार्ता रखूंगी। लोक नाट्य का क्या अर्थ है, लोक नाट्य का उद्भव और विकास कैसे हुआ, उन सब के बारे में मैं आज इस स्लाइड में बताने जा रही हूँ। जब से मानव जन्म की उत्पत्ति हुई है, तब से लोक नाटक के उद्भव का स्वरूप और उसका गठन भी हुआ है। भारतीय परंपरा में ही नहीं, विश्व की परंपरा में भी नाट्य का एक तरह से प्रादुर्भाव दर्शाया गया है। लोक नाट्य शब्द लोक और नाट्य के योग से बना है। लोक का अर्थ है लोक और नाट्य से यहाँ तात्पर्य नाटक से है। लोक के माध्यम से जो जन समूह के रूप में हम एक तरह से उसके समक्ष उपस्थित करते हैं, उसकी रचना जब नाट्य रूपी संवाद में के माध्यम से जन समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, तो वह लोक नाट्य की श्रेणी में आता हुआ दिखाई देता है। इस विधा में अनेक तत्वों का समावेश होता है, जैसे अभिनय, संगीत तथा रंगमंच आदि। लोक नाट्य का संबंध लोक जीवन पर आधारित होता है। डॉक्टर सुरेश गौतम ने अपने कथन में कहा है कि लोक नाट्य की उत्पत्ति उत्पत्ति नट शब्द से हुई है। नट का मुख्य उद्देश्य अंग संचालन के माध्यम से किसी व्यक्ति परिवेश को एक तरह से प्रस्तुत करना। कालांतर में इसी नट कला में गीत, नृत्य, वंश, हाव भाव, संभारण आदि जुड़ गए। वर्तमान में नाटक के समझे जाने वाले अंगों का विकास एक साथ ना होकर अलग अलग समय और परिस्थिति के संदर्भ में हुआ। इस तरह देखा जाए तो लोक नाट्य में जन सामान्य की अभिव्यक्ति होती है। इस अभिव्यक्ति में लोक की साधारण अभिनय क्षमता और मनोरंजन का सरल, सहज, स्वाभाविक चित्रण एक तरह से प्रस्तुत होता है। इसमें पढ़ी लिखी जनता का ही नहीं, अपितु साधारण अशिक्षित ग्रामीण लोगों के आनंद, हर्षोल्लास और आस्था का स्वरूप शामिल होता है। नाटक की शुरुआत कैसे हुई तथा कथा का वर्णन नाट्य शास्त्र में कैसे प्रस्तुत किया, जिससे यह पता चलता है कि इंद्र तथा अन्य देवताओं ने सब लोगों के मनोरंजन के लिए ब्रह्मा से कोई मनोविनोद का साधन उत्पन्न करने की प्रार्थना की। वे ऐसा साधन चाहते थे जो श्रव्य तथा दृश्य दोनों ही रूपों में हो तथा जिसमें सभी वर्णों के लोग समान रूप से भाग ले सकें। अर्थात देवतागण भी अपने मनोविनोद के लिए ऐसी नाट्य शैली चाहते थे जिसमें सभी अपनी अपनी समान रूप से अभिव्यक्ति दे सके। आचार्य भरत मुनि ने नाटक को पंच वेद माना है। शूद्र और निचली जातियों को वेद पठन का अधिकार नहीं था। शूद्र और निचली जातियों के लाभ के लिए पंचम वेद की एक तरह से रचना करना आवश्यक था। सभी वर्गों के मनोरंजन के लिए ऋग्वेद से पाठ्य सामग्री, सामदेव से गान, युग्मदेव से अभिनय और अर्थदेव से रस लेकर नाटक की एक तरह से रूपरेखा बनाई। लोक साहित्य की ही तरह लोक नाट्य में किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, अपितु साधारण जन की भावनाएं सम्मिलित होती है। यह मौलिक अभिव्यक्ति है और लोक भाषा में ही मंचित किया जाता है, जिसमें जन सामान्य की पौराणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और लोक आस्थाएं सुरक्षित है। साथ ही यह आनंद देने का कार्य करता है। नाटकों का उद्देश्य जन सामान्य को आनंद प्राप्त कराना ही नहीं, बल्कि उनके नैतिक विकास और उद्देश्य को भी एक तरह से दर्शाता हुआ दिखाई देता है। लोक नाट्य को अनेक विद्वानों ने अपने अपने अनुसार एक तरह से परिभाषित किया है। डॉक्टर परमार डॉक्टर श्याम परमार का कथन है, लोक नाट्य से तात्पर्य नाटक के उस रूप से है जिसका संबंध विशिष्ट शिक्षित समाज से भिन्न सर्वसाधारण के जीवन से हो और जो परंपरा में अपने अपने क्षेत्र के जन समूह के मनोरंजन का साधन हो। जन सामान्य के बीच होने वाले मनोरंजन को लोक नाट्य के रूप में माना जाता है।
जिसमें परंपरा और उत्सवों को एक तरह से महत्व दिया जाता है। देखते हैं कि समाज में से जातिगत भेदभाव है। उन भेदभाव में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को एक स्थान पर इन रूपों का एक तरह से रसास्वाद नहीं जा सकता था पहले के समय में। तो रूप से इसकी विभक्तिकरण हुआ और उसके माध्यम से विद्वानों ने भी इसको परिभाषित किया। इसी प्रकार विद्वानों ने नाट्य तत्व द्वारा रंग शैली अथवा गायन द्वारा लोक नाट्यों के वर्गीकरण की महत्ता को भी एक तरह से माना है। लोक नाट्य देश में किसी न किसी रूप में विद्यमान होता है। डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक नाट्य को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत। पहला, नृत्य प्रधान। इसमें मुख्यतः रास की प्रधानता होती है। इसमें संयोजक पात्रों द्वारा गाने की प्रक्रिया एक तरह से प्रस्तुत होती है। दूसरा है हास्य प्रधान। हास्य व्यंग को यहाँ पर महत्व दिया गया है कि हम देखते हैं कि नाट्य के द्वारा हम किसी भी एक तरह से समाज में भ्रष्टाचार, या हम देखते हैं कि कई लोग अपनी मनमानियां करते हैं, तो उन पर भी हम अलग अलग प्रकार से व्यंग कसते हुए उनको हास्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। संगीत प्रधान। नौटंकी, भुगत तथा प्रथा आदि नाटकों को महत्व दिया जाता है। इसमें संगीत, पद्य, संवाद, कथा, कर्म होते हैं। लोक नाट्य का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला, विषय वस्तु के आधार पर, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक कोई भी हम स्थिति परिस्थिति का वहां पर चयन करके उस पर एक तरह से नाट्य रच कर जनता के सम्मुख प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा है शैली के आधार पर, जिसमें गीत, नृत्य और स्वांग कर कर हम जन समाज को जागरूक करते हुए दिखाई देते हैं। आधार पर हम देखते हैं कि इसका जो प्रचलन है वह किन किन राज्यों में एक तरह से प्रमुख रूप से दर्शाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में इसको एक तरह से महत्वपूर्ण रूप में दर्शाया जाता है। लोक नाट्यों का वर्गीकरण ग्रामीण लोगों में लोका अनुरंजन के माध्यम से देखने को मिलता है। इन नाटकों के कथानक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक सभी विषयों पर आधारित होते हैं। लोक प्रचलित नाटकों की भाषा पद्यात्मक और संगीत प्रधान होती है। लोक नाटकों में जन सामान्य की जो अभिव्यक्ति है वह बड़ी ही सुखांत रूप में दर्शाई जाती है और वो उद्देश्य के रूप में लिया जाता है। अगली स्लाइड। तो लोकोक्तियों और एक तरह से पहेलियों के बारे में आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।